हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी। हेमेटोलॉजी में हीमोस्टेसिस में लेक्चर नंबर 7 है। दैट मीन्स लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 6 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा ज़रूर। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग एंड इंट्रावेस्कुलर एंटीकोagulants। हीमोस्टेसिस डेफिनेशन बार बार आपको बताता हूँ, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। हीमोस्टेसिस के अलग अलग स्टेप्स भी हम जान चुके हैं। वस्कुलर स्पेज्म, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग एंड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स भी हमें याद हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे और बाय इंट्रिंसिक पाथवे। देन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। जब क्लॉट बन जाता है तो फिर क्लॉट सिकुड़ता है, क्लॉट रिट्रैक्शन, क्लॉट डिसोल्यूशन, ये अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सो लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। नो व्हाट इज दिस इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग? नॉर्मली तो हमने जाना है कि जब ब्लड वेसल की वॉल डैमेज हो जाती है, रप्चर होती है, कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाते हैं, एंडोथीलियम डैमेज होता है, तो एक कंप्लीट मैकेनिज्म ऑपरेट होता है जिसके कारण एक क्लॉट बन जाता है। पहले टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग बनता है, फिर एक डेफिनेट हीमोस्टैटिक क्लॉट बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड वेसल की वॉल में कहीं से एक्सटर्नल कोई इंजरी नहीं है और वो क्लॉट अपने आप बन रहे हैं ब्लड वेसल के अंदर। सो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स इनसाइड द ब्लड वेसल इज व्हाट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसिस। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थ्रोम्बोसिस व्हेन द क्लॉट्स आर बीइंग फॉर्म्ड इनसाइड द ब्लड वेसल। To distinguish it from the normal extravascular clotting of blood, तो ये मैकेनिज्म जो मैंने पहले आपको बताया, दिस इज द नॉर्मल एक्स्ट्रा vascular clotting, right? And what we are going to discuss now is intravascular clotting, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थ्रोम्बोसिस। इस तरह के क्लॉट्स शरीर में बनते हैं और बॉडी के पास मैकेनिज्म है उन्हें डिसॉल्व करने का भी, लेकिन ये कई बार एक बड़ी समस्या का रूप भी ले सकते हैं। थ्रोम्बोसिस आर अ मेजर मेडिकल प्रॉब्लम। तो कहाँ पे शरीर में इस तरह के क्लॉट्स बनने की संभावना ज्यादा रहती है? दीज आर पर्टिकुलरली प्रोन टू अकर जहां पे ब्लड फ्लो इज स्लगिश, जहां भी कहीं खून का बहाव, ब्लड फ्लो धीमा पड़ जाता है, जैसे लंग्स में, लंग्स के पास इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वहां पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होना है तो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, तो इस चीज की संभावना बढ़ जाती कि वहां पे क्लॉट बनेंगे। बिकॉज द स्लो फ्लो परमिट्स एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स टू एक्यूमुलेट। जब खून का बहना, उसका बहाव, उसकी गति धीमी हो गई है, स्लगिश हो गई है, तो फिर जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ब्लड में मौजूद, वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे, वो इकट्ठे होंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग वॉश्ड अवे, राइट? तो हमने ये बेसिक सा मैकेनिज्म समझा कि भाई जब ब्लड वेसल के अंदर ही क्लॉट बन जाते हैं तो उसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। सो थ्रोम्बस इज एनी क्लॉट विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द blood vessel, and thrombus can remain attached to the wall of the blood vessel, or this thrombus can detach from the wall of blood vessel and starts moving freely in the blood. We call it embolus या emboli. Overall condition is thromboembolism. इस तरह के क्लॉट अगर कॉरोनरी आर्टरी में आकर के अटकते हैं हार्ट की आर्टरी में, सो दे कैन रिजल्ट इन हार्ट अटैक ऑल्सो और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। They also occur in vessels
when the tunica intima is damaged by atherosclerotic plaques and over the areas of damage to the endocardium. Endocardium is the innermost layer of the heart. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ब्लड वेसल की वॉल का जब हम जिक्र करते हैं तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज ट्यूनिका इंटरना which is also called tunica intima, right? So they also occur in vessels where that intima is damaged by atherosclerotic plaques. अब atherosclerosis क्या है? Deposition of cholesterol and other fatty substances between tunica interna and tunica media. यहाँ पे एक दूसरी लेयर है ना स्मूथ मसल्स की, that is what is called as tunica media. So tunica media और tunica intima और tunica interna, इनके बीच में जब कोलेस्टेरॉल एंड अदर फैटी सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अथीरोस्क्लेरोसिस. दे फ्रिक्वेंटली ऑक्लूड मतलब ब्लॉक करते हैं आर्टीरियल सप्लाई टू द ऑर्गन्स इन विच दे फॉर्म. किसी ब्लड वेसल में अगर बन गया क्लॉट और वो ब्लड वेसल किसी ऑर्गन को ऑफ कोर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही होगी, तो दैट टिश्यू और द ऑर्गन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बिट्स ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस के टुकड़े जिन्हें एम्बोलाई कहा, समटाइम्स ब्रेक ऑफ, डिटैच कर जाते हैं जैसे मैंने पहले बोला, एंड दे ट्रेवल इनटू ब्लड स्ट्रीम टू डिस्टेंट साइट्स डैमेजिंग अदर ऑर्गन्स. सो थ्रोम्बस कैन रिमेन अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, or its small piece or the entire thrombus can also detach from the wall of blood vessel and move freely in the blood. We call it emboli. An example is obstruction of pulmonary artery or its branches. Pulmonary artery क्या है? जो lungs के पास blood लेकर के आई है, ऑक्सीजनेट कराना है blood, है ना? Then pulmonary veins जो हैं oxygenated blood को हार्ट में लेके जाती है. So example is obstruction of pulmonary artery or its branches by thrombi from leg veins. We call it pulmonary embolism, right? लंग्स में आके ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है ना, तो क्लॉट्स के वहाँ पे बनने के या आके अटकने की संभावना ज़्यादा हो जाती है. ये मैंने आपको ब्लड वेसल की वॉल दिखाई है ऐसे कट व्यू में, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं there is deposition of lipids, calcium, cellular debris in the wall of the blood vessel. This is what is called atherosclerotic plaque. तो atherosclerosis दिखाया गया है जिसमें ल्यूमेन नैरो होता जा रहा है, फिर ये जो प्लाक्स हैं ये रप्चर कर जाते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है. सो इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग क्या है? क्लॉटिंग इन एन अनब्रोकन ब्लड वेसल, यूजुअली अ वेन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसिस. और क्लॉट को कहते हैं द क्लॉट इटसेल्फ इज कॉल्ड थ्रोम्बस. Now that thrombus may dissolve spontaneously. Body has a mechanism to dissolve it also. But if it remains intact, the thrombus may become dislodged. वो वहाँ से detach होके it can be swept away in the blood. शरीर में और कहीं भी जा कर के वो blood flow को रोक सकता है और नुकसान पहुँचा सकता है. So in general अगर हमें एम्बोलस को डिफाइन करना हो, एम्बोलस कोई ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, किसी टूटी हुई हड्डी से निकला हुआ फैट का टुकड़ा भी हो सकता है, एयर बबल हो सकता है, राइट, या पीस ऑफ सेलुलर डेब्रीज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम. सो हाउ कैन आई डिफाइन एम्बोलस? एम्बोलस इज अ ब्लड क्लॉट, एयर बबल और द बबल ऑफ एयर और फैट फ्रॉम ब्रोकन बोन्स or a piece of debris which is transported by bloodstream. Right? That is how we define an embolus. So an embolus that breaks away from an arterial wall, it may lodge itself in smaller diameter blood vessels downstream and it's going to block the flow to the vital organ. किसी बड़ी blood vessel में से टूटा हुआ embolus आगे जाके छोटी blood vessel में रुकावट पैदा कर सकता है. When an embolus lodges in the lungs,
द कंडीशन इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अभी हमने जाना इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। अब एक चीज और हमें समझनी है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है? वाइड स्प्रेड, फैल जाना, है ना। ओकेजनली जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है ये एक्टिवेट हो जाता है इन वाइड स्प्रेड एरियाज ऑफ द सर्कुलेशन, गिविंग राइज टू दिस कंडीशन कॉल्ड डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। शरीर में बहुत सारी जगहों पे एक साथ अचानक ही कोएगुलेशन प्रोसेस जो शुरू हो जाए। क्या कारण हो सकता है भाई? सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, दैट कैन बिकम अ रीजन, राइट। सो दिस कंडीशन ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम presence of large amounts of traumatized or dying tissue in the body। शरीर में कई जगहों पे ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू हैं या ऐसे टिश्यूज हैं जो मर रहे हैं, जिसके कारण ये डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज दोज डाइंग टिश्यूज रिलीज ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ टिश्यू फैक्टर इनटू द ब्लड। ये हमने जाना था, ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में देयर इज अ रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर, जो कि इस क्लॉटिंग की प्रक्रिया को आगे का अंजाम देता है। फ्रीक्वेंटली द क्लॉट्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं बट बहुत ज्यादा हैं, दे आर न्यूमरस एंड दे प्लग अ लार्ज शेयर ऑफ द स्मॉल पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। बिकॉज पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में डायमीटर छोटा हो जाता है, तो फिर उनके ब्लॉक हो जाने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाती है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग हमें कहां देखने को मिलता है? दिस प्रोसेस अकर्स स्पेशली इन पेशेंट्स विद वाइड स्प्रेड सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग, in which either the circulating bacteria or the bacterial toxins, especially the endotoxins, they activate the clotting mechanism। शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ब्लड पॉइजनिंग की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली सेप्टिसीमिया, तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स जो है इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं बिकॉज दे एक्टिवेट द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। प्लगिंग ऑफ द स्मॉल पेरिफेरल वेसल्स greatly diminishes delivery of oxygen and other nutrients to the tissues। बहुत ज़्यादा जगहों पे ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई हैं, तो स्वाभाविक सी बात है टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। a situation that leads to circulatory shock। Now, it is partly for this reason that septicemic shock is lethal in 85% or more of the patients। सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग हो जाने पे पेशेंट को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन शुरू हो गया है, टिश्यूज तक प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। सो इन 85% ऑफ द केसेस इट बिकम्स लीथल, राइट। जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस इज हाउ द स्किन ऑफ द पेशेंट इज गोइंग टू लुक लाइक, डिसेमिनेटेड intravascular coagulation, after that blood poisoning कह दीजिए, septicemia। A peculiar effect of this disseminated intravascular coagulation is that the patient often begins to bleed। अब बड़ी अजीब बात लग रही है, ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम साथ के साथ कह रहे हैं a peculiar effect of disseminated intravascular coagulation is that the patient on occasion begins to bleed। bleeding कैसे हो जाएगी? The reason for this bleeding is that so many of the clotting factors are removed by the widespread clotting that very few procoagulants they remain to allow the normal hemostasis of the remaining blood। इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है वो इस्तेमाल हो चुके हैं, so many of the clotting factors are removed by the widespread clotting that very few procoagulants have remained, so bleeding होने लग जाता है। ठीक है जी। ना क्लिनिकल एप्लीकेशन जानते हैं थोड़ा सा अबाउट थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। आगे हम डिटेल में भी जानेंगे इनके बारे में। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स क्या हैं? द ड्रग्स दैट फंक्शन एज प्रोटीएस एंजाइम्स टू कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन to plasmin
हमने पढ़ा था पिछली लेक्चर में भी, प्लाज्मिनोजन जब प्लाज्मिन में बदलता है तो क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है, thereby promoting the dissolution of blood clots. Recombinant DNA technology has allowed the production of a tissue plasminogen activator, TPA. There is also RPA, or we call it retinylase. But products derived from Streptococcus bacteria, streptokinase, urokinase, are also used to produce plasmin. These can promote the dissolution of blood clots in the treatment of such conditions as deep vein thrombosis, stroke, coronary thrombosis, and pulmonary embolism. Thrombolytic agents must be used carefully because of the risk of hemorrhage. Now, that was about intravascular clotting and disseminated intravascular coagulation. हमारे शरीर के पास मैकेनिज्म है कि वो नॉर्मली ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता. दीज आर इंट्रावेस्कुलर एंटीकोएगुलेंट्स, जिसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे. इंट्रावेस्कुलर एंटीकोएगुलेंट्स में नंबर 1 इज एंडोथेलियल सरफेस फैक्टर्स, number 2 is fibrin and antithrombin 3, number 3 is heparin, right? So endothelial surface factors, fibrin and antithrombin 3, and heparin. Most important factors for preventing clotting in the normal vascular system. That's why the blood is not clotting normally. What are the reasons? Smoothness of the endothelial सेल सरफेस, जो एंडोथेलियल लाइनिंग है ब्लड वेसल की वॉल की, वो बहुत ही स्मूथ है. सेकेंड, देर इज अ लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स ऑन दैट एंडोथेलियम. एंड थर्ड, थ्रोम्बोमोड्यूलिन, दैट इज प्रोटीन बाउंड विद इन द एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, एंड प्रोटीन सी. सो 4 चीजें हम जानेंगे जो कि क्यों नहीं होने देती हैं क्लॉटिंग को. एंडोथेलियल सरफेस फैक्टर्स में हमने क्या क्या डिस्कस करना है? स्मूथनेस ऑफ द एंडोथेलियल सेल सरफेस. नंबर 2, लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स ऑन द एंडोथेलियम. नंबर 3, presence of thrombomodulin and presence of protein C. So these all are coming under endothelial surface factors. Then we'll talk about fibrin, antithrombin 3 and heparin. So सबसे पहली बात करते हैं एंडोथेलियल सरफेस फैक्टर्स. स्मूथनेस. एंडोथेलियम कहाँ है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ ब्लड वेसल. तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ये बहुत ही स्मूथ है. द स्मूथनेस ऑफ एंडोथेलियल सेल सरफेस प्रिवेंट, ये नहीं होने देता, कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम. हमने जाना था प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के लिए इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे है. सो इंट्रिंसिक पाथवे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट, कि वो जो स्मूथनेस थी अगर वो खराब हुई, वो रफ हो गया किसी कारण से. सो नॉर्मली द स्मूथनेस ऑफ एंडोथेलियल सेल सरफेस प्रिवेंट्स contact activation of the intrinsic clotting mechanism. The second point is layer of glycocalyx on the endothelium. Now see, endothelial cell की जो membrane है, there you can see this glycocalyx. Now this layer of glycocalyx, it repels the clotting factors and platelets. So when it is repelling the clotting factors and platelets, it is going to prevent what? The activation of the clotting. So glycocalyx repels clotting factors as well as platelets. What is glycocalyx? It is a mucopolysaccharide which is adsorbed to the surfaces of the endothelial cells. So number 1 was smoothness of the endothelial cell. Second is the layer of glycocalyx. And third important thing is this protein, which is thrombomodulin. So it is a protein bound with the endothelial membrane. So you can see this blood vessel. You can see the inner cells, that is endothelium.
and here you can see this thrombomodulin. So thrombomodulin is a protein which is bound with the epithelial membrane. तो ये करता क्या है thrombomodulin? It binds with thrombin. Thrombin के साथ bind करके it slows the clotting process by removing the thrombin. So all the endothelial cells except those in the cerebral microcirculation, they produce thrombomodulin on their surfaces. Point number 1 was smoothness of the endothelial cell. Point number 2 was glycocalyx. And point number 3 is thrombomodulin. So thrombomodulin क्या करता है? It binds with thrombin. तो जब thrombin से bind करा तो क्या बना? Thrombomodulin thrombin complex. And what this complex is going to do? This is going to activate a plasma protein, very important, called protein C. Thrombin thrombomodulin complex. Thrombin thrombomodulin complex activates a plasma protein called protein C. Now, what is this protein C going to do? Protein C is going to act as an anticoagulant. Protein C acts as an anticoagulant. How? By inactivating. किसको inactivate कर देगा? Protein C is going to inactivate the activated factor 5 and factor 8. Right? So activated protein C, we call it APC, along with cofactor protein S. Protein S का भी role है. It inactivates factor 5 and factor 8 and inactivates an inhibitor of tissue plasminogen activator. टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के एक इनहिबिटर को भी ये इनएक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण देयर इज इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मिन. बिकॉज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करता है? प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बदलता है, तो उसका भी कोई इनहिबिटर होगा. ये उसके इनहिबिटर को इनएक्टिवेट कर देता है. कौन? एक्टिवेटेड प्रोटीन सी अलॉन्ग विथ प्रोटीन एस. यहां पे देख लेते हैं फिर से. थ्रोम्बोमोड्यूलिन एंड थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स जो बना, that is going to activate protein C. So activated protein C, we call it APC, along with protein S. They are going to do what? It is going to inactivate the activated 8A. When we write 8A, that is activated. इस एक्टिवेटेड फैक्टर को इनएक्टिवेट करेंगे. इसके अलावा एक्टिव 5 को इनएक्टिवेट करेंगे और एक और चीज को इनएक्टिवेट करेंगे. इट इनएक्टिवेट्स इनहिबिटर ऑफ TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. तो जब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर मौजूद है तो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बदल रहा है, और प्लाज्मिन का रोल हमें पता है, which we have discussed in the last lecture, right? आगे बढ़ते हैं. ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग का हमने जिक्र किया था, है ना. अभी हमने प्रोटीन सी का रोल देखा है. कई केसेस में देखा गया देयर इज कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सी. कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सी, उसके कारण क्या होगा? It leads to uncontrolled intravascular coagulation and in general the death in infancy, because protein C is playing a very important role. If this condition is diagnosed and treatment is instituted, the coagulation defect disappears. The second reason is resistance to activated protein C, APC, activated protein C. Resistance to APC is another cause of thrombosis, and this condition is common. It is due to point mutation in the gene for factor 5, which prevents activated protein C from inactivating the factor. अगर उस gene में it is due to a point mutation in the gene, which gene? The gene for the factor A. Then what happens? It will prevent activated protein C, APC, from inactivating this particular factor. Let's come back. We are talking about the endothelial surface factors.
व्हेन द एंडोथेलियल वॉल इज डैमेज्ड, तो स्मूथनेस खत्म हुई, ग्लाइकोकैलिक्स थ्रोम्बोमोड्यूलिन layers are lost, and that is going to activate factor 12 and platelets, setting off the intrinsic pathway of clotting. If factor 12 and platelets, they come in contact with the subendothelial collagen, this activation is even more powerful. यही मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि भाई किस तरह से पाथवे शुरू हो जाता है, और अब हम पढ़ रहे हैं कि एंडोथीलियम की स्मूथनेस, ग्लाइकोकैलिक्स, थ्रोम्बोमोड्यूलिन कैसे उसे रोकते हैं। और अगर एंडोथीलियम डैमेज हुआ तो स्मूथनेस भी खत्म हुई, थ्रोम्बोमोड्यूलिन गया, ग्लाइकोकैलिक्स गया, तो ये मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, जो इंट्रावेस्कुलर एंटीकोएगुलेंट्स हैं, एक तो हमने एंडोथीलियल सरफेस फैक्टर्स देख लिए, नेक्स्ट आ जाते हैं कि फाइब्रिन और एंटी थ्रोम्बिन 3 का क्या रोल है। सो अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीकोएगुलेंट्स इन ब्लड आर दोज दैट आर गोइंग टू रिमूव थ्रोम्बिन फ्रॉम द ब्लड। जो बने हुए थ्रोम्बिन को हटा दें किसी तरह, भैया वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाएंगे। और ये कौन है? खुद फाइब्रिन फाइबर्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस। ये कैसे हटा देंगे थ्रोम्बिन को, अभी देखते हैं। फाइब्रिन फाइबर्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग, एंड सेकेंड an alpha globulin called antithrombin 3 or antithrombin heparin cofactor। हेपरिन का रोल भी अभी हम देखेंगे। जब एक क्लॉट बनता है, when a clot is formed, 85 to 90% of the thrombin which is formed from prothrombin, it becomes adsorbed. It becomes adsorbed to the fibrin fibers as they develop. This adsorption helps to prevent the spread of thrombin, कि थ्रोम्बिन और जगहों पे ना फैले। देखिए, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बनाया, फाइब्रिन के धागे जो हैं वो थ्रोम्बिन को पकड़ लेते हैं, राइट। दिस एड्सॉर्प्शन हेल्प्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ थ्रोम्बिन, ताकि थ्रोम्बिन फैले ना इनटू द रिमेनिंग ब्लड एंड देयरफॉर प्रिवेंट एक्सेस स्प्रेड ऑफ द क्लॉट। तो खुद फाइब्रिन ने ही थ्रोम्बिन को पकड़ लिया, और जो थ्रोम्बिन एड्सॉर्ब नहीं हुआ फाइब्रिन फाइबर्स के साथ, इट सून कंबाइंस विद एंटीथ्रोम्बिन 3। सो द थ्रोम्बिन दैट डज नॉट एड्सॉर्ब टू द फाइब्रिन फाइबर्स, इट कंबाइंस विद एंटीथ्रोम्बिन 3। तो वो क्या करेगा? इट फर्दर ब्लॉक्स द इफेक्ट्स ऑफ थ्रोम्बिन ऑन फाइब्रिनोजन। सो थ्रोम्बिन इज गोइंग टू फर्स्ट, पहली बात है कि फाइब्रिन के धागे ही उसे पकड़ लें, और भाई जो नहीं हो पाया एड्सॉर्ब, वो थ्रोम्बिन एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ जुड़ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू डू व्हाट? इट इज गोइंग टू ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन ऑन फाइब्रिनोजन, एंड there is inactivation of the thrombin itself within next to 12 to 20 minutes. Antithrombin 3 is what? It is a circulating protease inhibitor that is going to bind to the serine proteases in the coagulation system, blocking their activity as clotting factors. Okay? So we have seen the role of antithrombin 3, thrombin plus antithrombin 3. Then comes heparin. Heparin is another powerful anticoagulant. Its concentration in blood is normally low, so it has significant anticoagulant effects only under special physiological conditions. Normally काफी कम मात्रा में, special physiological conditions में ही इसका रोल आएगा. It is widely used as a pharmacological agent in medical practice in much higher concentration to prevent intravascular clotting. Okay? Pharmacologically इस्तेमाल करते हैं इसका, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में, ताकि आप इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग को रोक पाएं. Heparin is highly negatively charged conjugated polysaccharide. So it is negatively charged conjugated
polysaccharide. Polysaccharides are carbohydrates. By itself, it has little or no anticoagulant properties. Surprisingly, we say heparin is an anticoagulant, but surprisingly, by itself, apne aap mein, either it has very low or no anticoagulant properties, but when it combines with antithrombin 3, important, when it combines with antithrombin 3, जिसका रोल हमने पहले भी देखा, then the effectiveness of antithrombin 3 for what? For removing the thrombin, it increases by 100-fold to 1000-fold, and then this is going to act as an anticoagulant. So heparin, which is a negatively charged conjugated polysaccharide, by itself it has little or you can say no anticoagulant properties, but जब heparin antithrombin 3 के साथ जुड़ा तो इसने antithrombin 3 की effectiveness को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. So in the presence of excess heparin, the removal of free thrombin from the circulating blood by antithrombin 3 is almost instantaneous. So ये करेगा क्या? ये जो कॉम्प्लेक्स बना है हेपेरिन प्लस एंटीथ्रोम्बिन 3, it also removes several other activated coagulation factors in addition to thrombin. So this point is important. The complex of heparin and antithrombin 3 removes several other activated coagulation factors in addition to thrombin. कौन से हैं? The other include what? Activated factor 12, 11, 10 and 9. ये कह दीजिए 9, 10, 11 और 12. तो ये कॉम्प्लेक्स जो बनता है हेपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन 3 का, इन एक्टिवेटेड फैक्टर्स को भी हटाता है. सो देखते हैं जी क्या कर रहा है. हेपेरिन, which is negatively charged conjugated polysaccharide. This heparin activates antithrombin 3, and then antithrombin 3 removes thrombin, right? Heparin also suppresses thrombin action. It is going to inactivate the clotting factor 9, 10, 11 and 12, right? So this is the mechanism of action of heparin. Heparin is produced by many different cells of the body. The largest quantities are produced by basophilic mast cells, which are located in pericapillary connective tissue throughout the body. These basophilic mast cells are located. So what they are doing? These cells continually they secrete small quantities of heparin that diffuse into the circulatory system. The basophil cells of blood also has WBCs, right? WBCs and granulocytes, agranulocyte, neutrophils, eosinophils, basophils. The basophil cells of blood, which are functionally almost identical to mast cells, they also release small quantities of heparin into the plasma. Mast cells कहाँ सबसे ज़्यादा abundant है? Mast cells are abundant in tissues which are surrounding capillaries of lungs. Lungs में blood flow आके slow हो जाता है, and even to a lesser extent in the capillaries of liver. It's easy to understand that why you have large quantities of heparin, why it is needed in these areas, because the capillaries of the lungs and liver, they receive many embolic clots which are formed in the slow flowing venous blood. So in organs में जो डिटैच्ड थ्रोम्बस या एम्बोलाई हैं उनके पहुंचने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे मास्ट सेल ज़्यादा है. Sufficient formation of heparin prevents the further growth of these clots, right? अब यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में आपके लिए लिख दिया है. क्या है जी? Endogenous factors involved in fibrinolysis and anticoagulation. Plasminogen, plasmin, source liver and plasma. Tissue plasminogen activator by many tissues. Antithrombin 3, liver and plasma. Prostacyclin, endothelial cells. कैसे वो एक्टिवेट हो रहे हैं, उनका रोल क्या है, राइट? ये सारा PDF आपको मिल जाएगा. कैसे? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पे मैं ये शेयर करता हूँ. और इसके अलावा
पिंड कमेंट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन and disseminated intravascular coagulation, and then the anticoagulant mechanisms which are normally operating in our body, whether they are the endothelial surface factors or whether that is heparin, antithrombin 3. We have discussed that. So I hope you have enjoyed the session. वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्टे ब्लेस्ड।